Hi, we are reading this class 12th microeconomics book. प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा सिंपल इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसमें बजट एक बहुत बड़ा टर्म होता है, प्राइस कॉन्शियसनेस, मार्केट डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हम पढ़ने पढ़ा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो ये कंज्यूमर था। अब फर्म्स के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, क्या पैरामीटर्स होंगे, प्रोडक्शन का कॉस्ट कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, देन मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी और उसके एप्लीकेशंस, प्राइस सीलिंग मतलब अपर मोस्ट और प्राइस फ्लोर दैट इज लोअर, एमएसपी। अब हम पढ़ेंगे दिस फाइनल चैप्टर दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, इसमें हम पढ़ेंगे मोनोपोली क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक ही फर्म है, वो ही सब सप्लाई कर रही है, तो उसका ओवरऑल कैप्चर हो गया है, डिमांड ड्रिवन हो रहा है, डिमांड को वो डिक्टेट करेगी, वो सप्लाई को डिक्टेट करेगी। दैट इज दिस नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलाइगोपोली, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में देखते हैं। और इसके साथ हमारी ये इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 के साथ 12th इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। We recall that perfect competition was theorized as a market structure. Perfect competition है वो theorized है as a market structure, जहाँ पर कंज्यूमर और फर्म्स दोनों प्राइस टेकर्स हैं। दोनों जो होते हैं ना, कंज्यूमर्स और फर्म्स, कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं, फर्म्स मतलब गुड्स और सप्लाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये दोनों होते हैं ना, ये इंटेलिजेंट बीइंग होते हैं। दोनों अपना फायदा देखते हैं। कंज्यूमर बेस्ट यूटिलिटी चाहता है, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ चाहता है, बेस्ट सेटिस्फेक्शन चाहता है, रिटर्न ज़्यादा चाहता है। और जो फर्म्स हैं वो चाहती है कि कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा हो, मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा मिले। द बिहेवियर ऑफ द फर्म इन सच सर्कमस्टेंसेज वॉज डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर नंबर 4। We discussed that the perfect competition market structure may approximated by a market satisfying the following conditions। अब इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में हम ना कुछ एजम्पशंस लेते हैं और उस एजम्पशंस के बेसिस में थ्योरी बनाते हैं। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं, कंडीशंस हैं जो परफेक्ट मार्केट के लिए हमने डिफाइन की है। फॉर एग्जांपल, पहली कंडीशन है देयर एग्जिस्ट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी। मतलब बहुत सारी फर्म्स हैं जो गुड सर्विसेज बना रही हैं और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो इन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं। सच दैट द आउटपुट सोल्ड बाय ईच फर्म इज नेग्लिजिबल, स्मॉल है कंपेयर टू द टोटल आउटपुट ऑफ ऑल द फर्म्स कंबाइंड। सारी फर्म्स का अगर टोटल आउटपुट सपोज लाखों में है तो एक इंडिविजुअल फर्म का कुछ हंड्रेड्स थाउजेंड में है, नेग्लिजिबल है। And similarly, the amount purchased by each consumer is extremely small in comparison to the quantity purchased by all consumer together। तो इंडिविजुअली बहुत स्मॉल है, बट अगर कलेक्टिव हो जाता है तो दैट इज ह्यूज। तो ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड, फर्म्स हैं वो फ्री हैं टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी और टू स्टॉप प्रोडक्शन। एग्जिट और एंट्री, दो चीज हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट। फर्म्स फ्री है जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती हैं कमोडिटी का, या फिर स्टॉप करना चाहती है प्रोडक्शन को। तीसरी कंडीशन है आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फर्म इन द इंडस्ट्री इज इनडिस्टिंग्विशेबल। एक प्रोडक्ट है, एक मोबाइल है, सपोज सारी कंपनी का मोबाइल एक जैसा है, इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम अदर्स, एंड द आउटपुट ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री कैन नॉट सब्सटीट्यूट दिस आउटपुट। और जो प्रोडक्ट बनाया है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, बट जो आउटपुट है किसी दूसरे इंडस्ट्री का वो उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा। आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फर्म इन द इंडस्ट्री इनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द अदर, एंड आउटपुट ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री कैन नॉट सब्सटीट्यूट दिस आउटपुट। कंज्यूमर्स और जो फर्म्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज है आउटपुट का, इनपुट का और प्राइस का, मतलब वेल अवेयर है। जो भी डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, चॉइसेस इन्फॉर्म्ड है। तो ये चार कंडीशन अगर मीट हो रही है, इसका मतलब वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में हम ये अप्रोक्सीमेशंस ले रहे हैं, ये कंडीशंस फॉलो होगा। अब परफेक्ट जैसा तो कुछ होता नहीं है,
In this chapter, we shall discuss situation where one or more of these conditions are not satisfied. अब जो condition satisfy नहीं होगी उसके according certain distortions होंगे. Assumption 1 and 2 are dropped. अगर ये और ये अगर drop हो गए 1 और 2 है ना, satisfied नहीं हुए, assumption 1 and 2 drop हुआ तो हमें market structure मिलेगा जिसको हम बोलते हैं monopoly, oligopoly. If assumption 3 is dropped, we obtain a market structure जिसको बोलते हैं monopolistic competition. मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी आगे हम इनको काफी डिटेल में पढ़ेंगे. ड्रॉपिंग ऑफ अजम्पशन 4 जैसे परफेक्ट नॉलेज नहीं है आउटपुट इनपुट का इज डेल्ट विद इकोनॉमिक्स ऑफ रिस्क हो जाएगा, वहां पे इन्फॉर्म चॉइसेस नहीं है. सो दिस चैप्टर विल एग्जामिन द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलाइगोपोली. ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको अभी फर्दर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे. सो दिस इज द थीम, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स. लेट अस स्टार्ट रीडिंग देम वन बाय वन. सिंपल मोनोपोली इन द कमोडिटी मार्केट. सी, ये मार्केट पावर है और ये है मोनोपोलिस्ट. आई एम परफेक्ट कंपटीशन, ऐसा उसने अज्यूम कर लिया है. सिंपल मोनोपोली है कमोडिटी मार्केट में. एक मार्केट स्ट्रक्चर है इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर, केवल एक ही सेलर है और उसकी मोनोपोली हो गई है. कंडीशंस हिडन इन द सिंगल लाइन डेफिनेशन हाउएवर नीड टू बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. एक ही मार्केट स्ट्रक्चर में एक ही सेलर है और वो ही सब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, काइंड ऑफ मोनोपोली. इसको डिटेल में देखें तो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर रिक्वायर्स देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. एक कमोडिटी है, उसका एक सिंगल प्रोड्यूसर है. नो अदर कमोडिटी वर्क्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द कमोडिटी, और वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है. एंड फॉर दिस सिचुएशन टू परसिस्ट ओवर टाइम, और ये टाइम के साथ ऐसा बना हुआ है. Sufficient restrictions are required to be placed in to prevent any other firm from entering the market and to start selling the commodity. तो यहाँ इस मार्केट में दूसरी फर्म्स को एंट्री भी नहीं मिल रही है उस प्रोडक्ट को बनाने और बेचने में. तो ये क्या हुआ, एक पर्सन, एक फर्म की मोनोपोली हो रही है. अब कॉम्पिटिटिव बिहेवियर वर्सेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, लेट अस टॉक अबाउट देम. Competitive behavior versus competitive structure. See, perfectly competitive market जो होता है ना has been defined as one where an individual firm, कोई भी एक individual firm is unable to influence the price at which the product is sold in the market. Competition है मतलब कोई एक फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर पाएगी. फॉर एग्जाम्पल आपको ऑटो लेके जाना है ना, मेट्रो स्टेशन में गए ऑटो में, अगर वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो कोई एक ऑटो वाला अननेसेसरी प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो अगर ट्राई करेगा इंक्रीज करना तो दूसरा ऑटो वाला कम प्राइस में आपको लिफ्ट, आपको ट्रैवल दे देगा. तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हुआ, परफेक्टली कॉम्पिटिशन. मोनोपोली नहीं है. अनेबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा डिक्टेट उसे. Since price remains the same for any level of output of the individual firm, such a firm is able to sell any quantity that it wishes to sell at a given market price. Price same है किसी भी आउटपुट लेवल पे एक इंडिविजुअल फर्म के लिए, तो फर्म जितना सेल करना है वो विश अकॉर्डिंगली कर सकती है. It therefore does not need to compete with other firms to obtain a market for its produce. तो ये चीज़ें वहाँ पे मार्केट में परफेक्ट जब कंडीशन है तो ऐसा एग्जिस्ट होगा. This is clear that opposite of the meaning of what is commonly understood by competition or competitive behavior. We see that Coke and Pepsi compete with each other in a variety of ways to achieve a higher level of sales and a greater share of market. तो कोक है, पेप्सी है, कंपटीशन होता है. कन्वर्सली वी डू नॉट फाइंड इंडिविजुअल फार्मर्स कॉम्पिटिंग अमंग देमसेल्व्स टू सेल अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप. दिस इज बिकॉज बोथ कोक एंड पेप्सी possess द पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. इन दोनों प्लेयर ने काइंड ऑफ मोनोपोली बना रखा है. जबकि अगर फार्म की जगह देखें तो एक पर्टिकुलर किसान ऐसा मोनोपोली नहीं रखेगा, तो वहाँ ऐसा आपको नहीं मिलेगा. बट अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो या तो कोक है या फिर पेप्सी है, तो इन दोनों ने काइंड ऑफ मोनोपोली बनाया था.
द कॉम्पिटिटिव बिहेवियर एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर आर इन जनरल इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। इन्वर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये कम होगा तो पहला बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव बिहेवियर और कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, बिहेवियर और स्ट्रक्चर इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जितना कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है, लेस कॉम्पिटिटिव इज द बिहेवियर ऑफ द फर्म्स। जितना कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है मार्केट, तो जो फर्म्स हैं, इंडिविजुअल फर्म्स हैं, वो लेस कॉम्पिटिटिव अपना बिहेवियर रखेंगी। ऑन दी अदर हैंड, द लेस कॉम्पिटिटिव द मार्केट स्ट्रक्चर, मोर कॉम्पिटिटिव इज द बिहेवियर ऑफ फर्म्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो अगर मार्केट ऐसा कोई मार्केट है जो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो इसकी जो इंडिविजुअल फर्म्स है ना, बिकॉज मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो ये फर्म्स आपस में ज़्यादा कॉम्पिटिशन करने लग जाती है। तो मोर कॉम्पिटिटिव इज द स्ट्रक्चर, लेस कॉम्पिटिटिव द फर्म्स विद ईच अदर। लेस कॉम्पिटिटिव द मार्केट स्ट्रक्चर, मोर कॉम्पिटिटिव द फर्म्स विद ईच अदर। ये इनवर्स प्रोपोर्शन चलता है। अब प्योर मोनोपोली इज द मोस्ट विजिबल एक्सेप्शन यहाँ पे होगा। अब वापस इधर आते हैं, मोनोपोली की जो हम बात कर रहे थे, सिंपल मोनोपोली इन द कमोडिटी मार्केट में। सी, in order to examine the difference in the equilibrium resulting from a monopoly in the commodity market as compared to the market structure, we also need to assume all other markets remain perfectly competitive. Again हम examine करना है तो हम ये assumption ले रहे हैं कि बाकी जो दूसरा market है वो perfectly competitive है। In particular हमने ये दो चीज़ें हमने assume किया है। पहला, market of the particular commodity is perfectly competitive from the demand side. All consumers are price taker, मतलब consumer price taker है, जो best deal मिलेगा वो उसकी तरफ move हो जाएगा। Market of the input used in the production of this commodity are perfectly competitive supply and demand side में। तो हमने दो साइड देखा, एक तो प्रोडक्शन साइड में देखा, प्रोडक्शन साइड में जो गुड्स लगे, फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जो इनपुट्स लगे वो सेम है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। और जो इसका कंज्यूमर है वो भी प्राइस टेकर है, वो भी कॉम्पिटिटिव परफेक्टली है। अब इस कंडीशन में आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी डिफाइन द सिचुएशन एज वन ऑफ द मोनोपोली इन अ सिंगल कमोडिटी मार्केट। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर है, वो ही सप्लाई एंड दिस प्रोवाइड करा रहा है, और ये जो गुड सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, दैट इज दिस मोनोपोली। मार्केट डिमांड कर्व इज द एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट हो जाएगा। रेवेन्यू क्या होता है? जो इनकम जनरेट हुई है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने की। एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्केट जो होता है प्रोडक्शन, अगर रेवेन्यू से कम हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, तो वो कंपनी एग्जिट कर देती थी। मार्केट डिमांड कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व है। सी, ये क्वांटिटी शो कर रहा है कंज्यूमर्स एज अ होल आर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा अलग अलग प्राइसेस है, जैसे ये प्राइस का ग्राफ है, ये आउटपुट का ग्राफ है। अलग अलग प्राइस लेवल्स हैं, P1 P0 पे वो इतनी Q0 क्वांटिटी परचेज करेगा। P1 प्राइस अगर कम कर दिया तो वो फिर Q1 क्वांटिटी परचेज करेगा। तो अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी मतलब डिमांड आ रही है, और ये कर्व अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये मार्केट डिमांड कर्व आएगा। मार्केट डिमांड कर्व 6.1 है। दिस इज शो क्वांटिटी दैट कंज्यूमर एज अ होल आर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, P0 पे और P1 पे। इफ द मार्केट प्राइस इज एट द हायर लेवल P0 पे, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज लेसर क्वांटिटी। प्राइस ज़्यादा है, कम सामान खरीदेंगे, प्राइस कम हो जाएगा, ज़्यादा सामान खरीदेंगे। ऑन दी अदर हैंड, if the market price is at a lower level P1, consumers are willing to buy a higher quantity Q1. That is, price in the market affects the quantity demanded by the consumer. तो जितनी प्राइस है वो अफेक्ट करेगी कि कितना क्वांटिटी का कंजम्पशन होगा। This is also expressed by saying that quantity purchased by the consumer is a decreasing function of the price. तो प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी कम हो रही है। तो ये भी एक काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशन हो गया, मार्केट डिमांड कर्व। अब for the monopoly firm, the above argument express itself from the reverse direction. जब मोनोपोली फर्म है उसका डिसीजन है टू सेल अ लार्जर क्वांटिटीज पॉसिबल ओनली एट अ लोअर प्राइस।
मोनोपोली फर्म्स का डिसीजन है टू सेल अ लार्ज क्वांटिटी इज पॉसिबल ओनली एट अ लोअर प्राइस, कम प्राइस पे लार्ज क्वांटिटी. Conversely, if monopoly firms bring a smaller quantity of the commodity into the market for sale, it will be able to sell at a higher price. Smaller quantity, कम quantity है तो उसको वो higher price पे भी सेल कर पाएगी. क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है तो प्राइस उसको कम करना है. Thus, for the monopoly firm, the price depends on the quantity of the commodity sell. तो monopoly firm में क्या होगा, जो कीमत डिसाइड होगी वो डिसाइड होगी क्वांटिटी पे. क्वांटिटी कम रखना है, प्राइस ज़्यादा रखेगी. क्वांटिटी अगर बढ़ानी है तो प्राइस वो कम करना पड़ेगा उसे. द सेम इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिंग दैट प्राइस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड. तो प्राइस यहाँ पे भी डिक्रीजिंग फंक्शन है क्वांटिटी सोल्ड का. Thus, for the monopoly firm, the market demand curve expresses the price that is available for different quantities supplied. मार्केट डिमांड कर्व क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है जो डिफरेंट क्वांटिटी के लिए अवेलेबल है, और वो क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन है. दिस आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट दैट मोनोपोली फर्म फेसेस द मार्केट डिमांड कर्व. तो दैट इज वाई शुरू में ही हमने कहा था मार्केट डिमांड कर्व को यहाँ पे मोनोपोली फर्म फेस कर रही है, फेसेस द मार्केट डिमांड कर्व. अब the above idea can be viewed from another angle. Since the firm is assumed to have perfect knowledge of the market demand curve, monopoly firm can decide the price at which it wishes to sell its commodity, and therefore quantity जो सेल है वो भी डिटरमाइन करेगी, बिकॉज उसका सब्सटीट्यूट नहीं है. तो मोनोपोली, जैसे एप्पल है, एप्पल ने डिसाइड किया मैं 79,000 में आईफोन 12 सेल करना है तो करना है, उसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. iOS का, एंड्रॉयड में तो दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं. सो ये जो है वो डिटरमाइन करेगा सेल इट्स कमोडिटी, प्राइस डिटरमाइन करेगा, और वो प्राइस डिटरमाइन करेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी सेल भी डिटरमाइन होगी. फॉर इंस्टेंस फिगर 6.1 में, सिंस द मोनोपोली फर्म इज अवेयर ऑफ द शेप ऑफ द कर्व डीडी. व्हाट इज डीडी? दिस इज डिमांड, दिस इज डीडी, मार्केट डिमांड कर्व. अब ये मोनोपोली फर्म इसके बारे में जानती है. इफ इट विशेस टू सेल द क्वांटिटी पी नॉट में, it can do so by producing and selling quantity Q naught. Since the price P naught है, consumers are willing to purchase Q naught पे. P naught price पे, Q naught quantity है. This idea is concretized in the slogan monopoly firm भी एक price maker है. Consumers क्या थे? Price taker. मोनोपोली फर्म इज प्राइस मेकर. वो डिक्टेट कर रही है प्राइस, और डिक्टेट कर रही है प्राइस मतलब डिक्टेट कर रही है क्वांटिटी डिमांड भी. मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर. कई बार ऐसे सिंगल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर. द कॉन्ट्रास्ट विद द फर्म इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर. कॉन्ट्रास्ट विद द फर्म इन अ परफेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर. In that case, the firm should bring into the market as much quantity of the commodity as it wish and could sell it at the same price. Since this does not happen for a monopoly firm, amount of money received by the firm through the sale of commodity has to be examined again. Perfect monopolistic. ऐसा यूजुअली नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज मोनोपोली फर्म में मनी रिसीव्ड बाय द फर्म थ्रू द सेल ऑफ द कमोडिटी हैज टू बी एग्जामिन्ड अगेन. मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर. इसको फर्दर एग्जाम्पल से और देखते हैं. सी, वी डू दिस एक्सरसाइज थ्रू अ शेड्यूल. एक ग्राफ है, बाय यूजिंग अ सिंपल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का डिमांड कर्व हमने ये ग्राफ बनाया है. Q इज इक्वल टू 20 - 2P. एक एग्जाम्पल लिया है डिमांड फंक्शन का, ये इक्वेशन है. ये कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन होती है. अगर P का स्क्वायर हो जाता तो वो हो जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन. Q इज इक्वल टू 20 - 2P. Q मतलब क्वांटिटी सोल्ड है, और P मतलब प्राइस इन रुपी. क्वांटिटी, प्राइस, डिक्रीजिंग फंक्शन है. सी, द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ P एज, अगर इसको इधर लाएं तो Q -20 हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाय 2 तो 10 - 0.5 Q हो जाएगा. ये हम शिफ्ट कर देना, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये 20 हो जाएगा -20, और फिर P बिकॉज 2 है, 2P को इधर लाते हैं तो 2P इज इक्वल टू 20 - Q हो जाएगा. P इज इक्वल टू 10 - 0.5 Q हो जाएगा. दिस इक्वेशन सब्सटीट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यू Q 0 to 13 अगर हम डालें
10 to 3.5 ऐसी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आएंगी। ये प्राइसेस दिखाइए क्यू एंड पी की। सी ये इक्वेशन आई हमारी, P इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 क्यू। क्यू की अलग अलग वैल्यू है, क्वांटिटी है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 13। और इससे प्राइस कितना आया, अगर क्यू 0 था तो 10, क्यू 1 हुआ तो 9.5, 9, 8.5 ऐसे करके ये डिक्रीज हो रहा है। सी डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर इसके बाद हम टोटल रेवेन्यू देखेंगे, एवरेज और मार्जिनल। सी ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि डिपिक्टेड जो 6.2 में दीज नंबर्स हैं, ये 6.2 में यहाँ पे ऐसे डिपिक्ट किया है। ये वैल्यूज है और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये टेबुलर फॉर्मेट है। तो यहाँ ये लिखा है कि टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द बिफोर दिस 6.2 प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस पूरे ग्राफ को हमने यहाँ पे ग्राफ में दिखा दिया, टेबुलर डेटा को। In the case of monopoly firm, total revenue is not a straight line. Its shape depend on the shape of the demand curve. तो जब मोनोपोली फर्म है तो टोटल रेवेन्यू इनकम वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी डिमांड कर्व पे। मैथमेटिकली टीआर जो है वो क्वांटिटी सोल्ड पे डिपेंड करेगा, फंक्शन रहेगा। अब सी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक मतलब सम का स्क्वायर। तो टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, P इंटू क्यू। P क्या था, प्राइस था, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी। तो अगर प्राइस 10 रुपए है, क्वांटिटी 10 रुपए है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 100 रुपए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, P क्रॉस Q। अब P हमने यहाँ से फाइंड किया, कितना किया, 10 माइनस 0.5 Q। तो इस P की जगह ये P लिख देते हैं, दोनों सेम ही रहेगा, और Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, 10Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो दैट इज वाई ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ये। ओके, सो दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो स्क्वायर टर्म है उसका नेगेटिव कोएफिशिएंट भी है, तो दैट इज वाई शुरू में राइज होगा फिर ये ऐसे फॉल होगा। सच एन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इन्वर्टेड वर्टिकल पैराबोला। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो ये ऐसे इन्वर्टेड पैराबोला वर्टिकल बनेगा यहाँ पे। और ये डिमांड कर्व था। 6.1 में टोटल रेवेन्यू का जो कॉलम है वो प्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। P क्रॉस Q इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। इट कैन बी नोटिस दैट क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ से ₹50, आउटपुट 10, अलग अलग वैल्यू पे आउटपुट टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होने लग जाएगा, सेम इज देन 6.2। ये जो एक 10 आएगा ना, एक पॉइंट आएगा जिस पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम आएगा। इस पॉइंट से और आगे बढ़ेंगे तो डिक्लाइन होने लग जाएगा। ओके, यहाँ मैक्सिमम आया, दिस इज मैक्सिमम। Once you cross this maximum, it starts declining. Revenue received by the firm per unit of commodity sold, ये कहलाएगा एवरेज। एवरेज मतलब टोटल दिस नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज दिस एवरेज। पर यूनिट पे अगर हम निकालते हैं तो वो एवरेज आ जाता है। फर्म पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड, इसको बोला जाएगा एवरेज रेवेन्यू। तो मैथमेटिकली एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी क्यू। 6.1 में AR कॉलम प्रोवाइड कर रहा है वैल्यूज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग TR बाय Q वैल्यू। TR टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय Q। It can be seen that average revenue will turn out to be the same as the values in the P column। तो एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू अपॉन Q। ये टेबल से भी हम देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू को Q से डिवाइड करो, यहाँ कुछ नहीं होगा, 9.5 अपॉन 1, 18 बाय 2, 9, 25.5 बाय 3, 8.5, 32 बाय 4, 8, 37.5 by 5, 7.5, 42 divided by 6, that is 7। तो AR कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। सिंस TR इज इक्वल टू P है टोटल रेवेन्यू, P Q सब्सटीट्यूटिंग, P क्रॉस Q है टोटल रेवेन्यू, तो सब्सटीट्यूट अब कर देते हैं यहाँ पे P क्रॉस Q। टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, यहाँ प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं, अपॉन P क्वांटिटी में Q है तो Q से Q कैंसिल हो गया, बचा P। तो एवरेज रेवेन्यू जो था वो आ गया इक्वल टू P। एवरेज रेवेन्यू जो आ गया वो इक्वल टू P हो गया। ये देखिए, ये टेबल देखिए और ये वाली टेबल देखिए, दोनों सेम है, 5, 4.5, 4, 3.5। तो एवरेज दिस P, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू P। As seen earlier, P value represents the market demand curve as shown in figure 6.2, है ना। 6.2 में this P।
सो एज शोन अर्लियर पी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है मार्केट डिमांड कर्व एज शोन इन फिगर 6.2. AR curve will therefore lie exactly on the market demand curve. This is expressed by the statement that market demand curve is the average revenue curve for the monopoly firm. Market demand curve जो है वो average revenue curve है monopoly firm का. Graphically, the value of AR can be found from the TR curve. ये जो TR curve है उससे हम average revenue का value find कर सकते हैं for any level of quantity sold through the simple construction जैसा 6.3 में दिया हुआ है. अब सी when quantity of जो 6 यूनिट है suppose when quantity is of 6 unit draw a vertical line passing through the value 6 on the horizontal axis. okay quantity जब 6 यूनिट है यहाँ आउटपुट था क्वांटिटी और ये क्या था रेवेन्यू प्राइस. तो क्वांटिटी जब 6 यूनिट है तो एक वर्टिकल लाइन ऐसा सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जो पास किया 6 से हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिस यहाँ पे. ओके ऐसे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया. दिस लाइन विल कट द टी आर कर्व एट द पॉइंट ए. यहाँ पे इसने क्रॉस किया ए एट अ हाइट इक्वल टू 42 हाइट पे. स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किया ओ और ए को. इस ओ और ए को ऐसे करके लाइन ज्वाइन कर दिया. स्लोप ऑफ दिस रे फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पॉइंट ऑन द टी आर टोटल रेवेन्यू प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ एवरेज रेवेन्यू. तो दैट इज वाई ये शुरू में हमने क्या कहा टोटल रेवेन्यू का अगर ग्राफ पता है कर्व पता है तो हम उस पर एवरेज रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं. 6 पे हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करना था रेवेन्यू तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ओ से ऐसे ज्वाइन किया. ये जो स्लोप आ रहा है द स्लोप ऑफ दिस रे इज इक्वल टू 7. तो ए आर कितना हो गया 7 हो गया और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं 6.1 से. तो सी 6 था तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा था 7. 6 पे एवरेज रेवेन्यू 7. तो ये भी एक तरीका है. मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है. देन AR हैज़ द वैल्यू ऑफ 7. तो रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू कर्व आ गया. ये टोटल रेवेन्यू कर्व आया कहीं पे भी हमें निकालना है एवरेज रेवेन्यू तो 6 पे निकालना है तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्लोप निकालेंगे दैट वुड बी AR. Average revenue at any level of output is given by the slope of the line joining the origin and the point on the total revenue curve corresponding to the output level under consideration. So इस तरीके से आप एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हो TR कर्व से. ओके अब बात करते हैं टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू की. सी मोर केयरफुल ग्लैंस देखें टेबल 6.1 में तो रिवील होता है कि TR डज नॉट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन क्वांटिटी. क्वाड्रेटिक है और वो भी नेगेटिव है तो ये ऐसे स्लोप आया था. तो सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं होगा एवरी यूनिट इंक्रीज इन क्वांटिटी. अगर लीनियर होता तो हो सकता था. सेल ऑफ द फर्स्ट यूनिट लीड्स टू अ चेंज इन TR फ्रॉम 0 टू 9.5. फिर 9.5 राइज हुआ. क्वांटिटी इंक्रीज फर्दर राइज इन TR इज स्मॉलर. फिफ्थ यूनिट जो कमोडिटी का बढ़ा तो TR 5.5 ही हुआ. तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है राइज स्मॉलर होता जा रहा है स्मॉलर होता जा रहा है स्मॉलर होता जा रहा है. 0 होगा फिर नेगेटिव हो जाएगा. Mentioned earlier, TR starts declining. It implies that bringing more than 10 unit of a sale leads to TR less than rupees 50. फिर TR 12th में केवल 1.5 अब नेगेटिव हो गया. सी दैट इज अ फॉल ऑफ रुपीज 1.50. क्यों हो रहा है सिंपल है बिकॉज ये नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सी पहले राइज हो रहा है फिर ये यहाँ पे आके ऐसे फॉल होने लग जाएगा बिकॉज इसका इक्वेशन क्या आया था दिस नेगेटिव था ये 0.5Q². अब तो ये नेगेटिव हुआ. अब चेंज इन TR ड्यू टू द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज टर्म्ड मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल का कॉन्सेप्ट हमने शुरू में ही देख लिया था. मार्जिनल मतलब एक यूनिट चेंज हो रहा है देन उसका इफेक्ट. यूनिट इज टर्म्ड मार्जिनल रेवेन्यू. एडिशनल यूनिट से क्या सेल में चेंज हुआ. 6.1 डिपिक्ट करता है लास्ट कॉलम द वैल्यूज इन एवरी रो ऑफ द MR कॉलम आफ्टर द फर्स्ट इक्वल द TR वैल्यू इन दैट रो माइनस द TR वैल्यू इन द प्रीवियस रो बिकॉज चेंज बता रहा है हर यूनिट में. TR this, TR next, इन दोनों का डिफरेंस. In the last paragraph, it was shown that TR increases more slowly as quantity sold increases और फिर quantity reaches 10 unit. फिर same can be viewed through the MR value, fall होगा as Q increases. Quantity जब 10 यूनिट होगा तो MR क्या होगा यहाँ 10 पहुँचने के बाद ये this negative value आ जाएगी. तो MR is depicted by the dotted line. ग्राफिकली देखें तो वैल्यू ऑफ द MR कर्व आर शोन बाय द स्लोप ऑफ द TR कर्व. टोटल रेवेन्यू का जो कर्व का स्लोप है ग्राफिकली वो बता रहा है MR वैल्यू ऑफ MR कर्व.
स्लोप ऑफ एनी स्मूथ कर्व इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक कोई भी लाइन है, सर्कल है, जो उसको केवल टच करके निकल रही है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो कर्व में ऐसा एक लाइन दिया जो केवल टच कर रहा है बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ये एक लाइन है ए पॉइंट पे, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। दिस इज डिपिक्टेड इन 6.4। पॉइंट ए पे टी आर कर्व पे वैल्यू ऑफ एम आर है, वो स्लोप ऑफ L1 हो गया इस कर्व का। पॉइंट बी पे L2 हुआ, देन L2 फ्लैटर देन L1 सी, L2 फ्लैटर देन L1, ऐसे फ्लैट होता जा रहा है। फिर C आ जाएगा, फिर C आया, देन स्लोप कम हो गया। फिर वैल्यू ऑफ एम आर सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी इज ऑल्सो लेसर। जब 10 यूनिट कमोडिटी यहाँ पे आया तो टेंजेंट क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, ये ऐसे फ्लैट हो गया। पहले टेंजेंट ऐसी थी, फिर ऐसे थी, फिर ये फ्लैट हो गई, फिर ये ऐसी हो जाएगी। So the value of MR of the same quantity is 0 at point D, TR curve tangent negative slope हो गया। तो C पहले ऐसा था, फ्लैट हुआ हॉरिजॉन्टल, देन ये नेगेटिव हो गया। Another relation can be seen between the AR and the MR curve. Figure 6.2 shows MR curve lie below the AR curve। जो मार्जिनल रेवेन्यू का है वो एवरेज से नीचे आ रहा है। द सेम कैन बी सीन इन टेबल 6.1 भी। डेटा टेबल में हमने देखा था MR at any level of output are lower than the corresponding value of AR। See this table, ये MR था, ये AR था। MR जो था इसकी वैल्यू 9.5 तो 9.5, 9, 8.5, 8.5, 7.5, 8, 6, इसकी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंगली थोड़ी कम है हर जगह पे। तो दिस इज द थिंग, ओके, स्लाइटली लेस देन। अब हम आगे देखें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट था, हॉरिजॉन्टल 0 हुआ, तो नेगेटिवली MR टेक्स अ नेगेटिव वैल्यू। देन फॉर द सेम AR एंड MR कर्व पढ़ लिया हमने, लेवल लोअर देन करस्पॉन्डिंग AR। वी कैन कंक्लूड दैट इफ AR कर्व, AR मतलब डिमांड कर्व, फॉलिंग स्टीपली, तो MR कर्व फॉर बिलो द AR कर्व, उसके नीचे रहेगा। ऑन द अदर हैंड इफ AR कर्व इज लेस स्टीप, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AR एंड MR कर्व इज स्मॉलर। 6.5a बताता है फ्लैटर AR कर्व है, 6.5b बताता है स्टीपर AR कर्व है। For the same units of the commodity, the difference between AR and MR in panel, okay, for the same curve, the difference between AR and MR in panel A is smaller than the difference in panel B, okay। 6.4 ये 6.5 है, A और B है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल है। मार्जिनल का जो स्लोप है वो एवरेज के नीचे है, सी दिस नीचे, और जैसे जैसे यहाँ पे स्टीप आ रहा है दिस क्लोज होता जा रहा है, दोनों क्लोज होते जा रहे हैं, जीरो पे दोनों मिक्स हो, दोनों ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे जीरो पे। डिस्टेंस बढ़ रही है, इनका रेंज भी, डिस्टेंस डेप्थ वाइड होता जा रहा है। तो ये रिलेशन है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में। AR curve is steeper, then MR curve is far below the AR curve, okay। So this is the thing। अब हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी चेंज हुआ तो उसका आउटपुट में कितना रिफ्लेक्शन आ रहा है, इलास्टिसिटी। MR कर्व ऑल्सो शोज हैव अ रिलेशन विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो दिखाता है रिलेशन विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द डिटेल्ड रिलेशन इज नॉट डिराइव्ड हियर। डिटेल्ड रिलेशन यहाँ पे डिराइव नहीं है। इट इज सफिशिएंट टू नोटिस केवल एक एस्पेक्ट कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 जब MR पॉजिटिव वैल्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू का ये पॉजिटिव है तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो मोर देन 1 होगी, एंड बिकम्स लेस देन यूनिटी व्हेन MR हैज नेगेटिव वैल्यू, और ये लेस देन यूनिटी होगा जब इसका नेगेटिव वैल्यू होगा। ये टेबल 6.2 में भी दिखा हुआ है। सी MR है 9.5 इलास्टिसिटी, देन दिस 0.5 1, देन नेगेटिव, देन दिस, ओके। MR एंड इलास्टिसिटी। MR जब प्राइस इलास्टिसिटी अगर मोर देन 1 है, MR का पॉजिटिव वैल्यू है, और लेस देन यूनिटी है जब MR नेगेटिव है। तो MR नेगेटिव है मतलब इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अगर हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू लेस देन यूनिटी हो जाएगी, ओके। When the MR has a positive value and becomes less than the unity when MR has a negative value। तो MR पे डिपेंडेंट दिस इलास्टिसिटी है, which uses the same data presented in 6.1। As the quantity of the commodity increases, जैसे जैसे quantity of commodity increase होती है, MR का वैल्यू स्मॉल होता जाता है। अभी देखा हमने नेगेटिव था,
द वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो बिकम स्मॉलर, बिकॉज ये स्मॉल होगा, नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू भी लेस देन यूनिटी हो जाएगी. Recall that the demand curve is called elastic at a point where price elasticity is greater than unity. Inelastic at a point where price elasticity is less than unity. तो इलास्टिसिटी लेस देन वन, ग्रेटर देन वन. लेस देन वन मतलब कि क्या हुआ, वो इनइलास्टिक हुआ. इनइलास्टिक एट अ पॉइंट जब प्राइस लेस देन यूनिटी है, और ग्रेटर देन वन है मतलब इलास्टिसिटी है. तो एमआर डिक्टेट करेगा इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी को. यूनिटरी इलास्टिक व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. अब 6.2 टेबल है, ये शो करता है व्हेन क्वांटिटी इज लेस देन 10 यूनिट एमआर पॉजिटिव है, 10 पे पीक आया था, एंड द डिमांड कर्व इलास्टिक है. अगर 10 को क्रॉस किया तो एमआर क्या हुआ, डिक्लाइनिंग हो गया, तो इन इलास्टिक हो जाएगा दिस डिमांड कर्व. क्वांटिटी ऑफ लेवल ऑफ 10 पे डिमांड कर्व यूनिटरी इलास्टिक होगा. ये है ना कर्व हमारा, ये पीक 10 पे आया था, तो एक ये वाला जोन होगा यहाँ कंप्लीटली, देन फिर ये वाला जोन हो जाएगा. ऐसे 3 पार्ट डिवाइड हो गए. तो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब ये है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म. एज इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी कंटिन्यू टू रिगार्ड द मोनोपोली फर्म एज वन विच मैक्सिमाइज प्रॉफिट. हर फर्म मुनाफा कमाना चाहती है, मैक्सिमाइज करेगी प्रॉफिट. In this section, we analyze the profit maximizing behavior to determine the quantity produced by monopoly firm and price at which it is sold. तो यहाँ हम क्या देखेंगे, एनालाइज करेंगे. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर है, वो डिटरमाइन करेगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोपोली फर्म और किस प्राइस लेवल पे, कितना क्वांटिटी किस प्राइस लेवल पे बेचना है. We shall assume that a firm does not maintain stocks of the quantity produced and that entire quantity produced is put for sale. तो हम ये मान के चलते हैं जितना प्रोडक्शन हुआ है वो पूरा सेल होगा, बीच में स्टॉक पाइलिंग नहीं है. The simple case of zero cost. Suppose there exists a village, example, situated sufficiently far from other villages. In this village there is exactly one well from which water is available. एक ही कुआं है और सभी उस कुएं से पानी लेते हैं. All residents are completely dependent on their water requirement on this well. The well is owned by one person who is able to prevent others from drawing water from it except through purchase of water. और ये जो well है इसका एक मालिक है, वो सबको डिक्टेट करेगा. The person who purchased the water has to draw the water out of the well. जो खरीदेगा उसको पानी मिलेगा. Well owner is thus a monopolist. अब ये जो इसका ऑनर है ना, इसकी मोनोपोली हो गई. विच bears जीरो कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग द गुड. और इसका कोई कॉस्ट भी नहीं लगा, पानी तो फ्री में है, उसके पास कुआं है. जीरो कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स. सो वी शैल एनालाइज दिस सिंपल केस ऑफ मोनोपोलिस्ट बियरिंग जीरो कॉस्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर सोल्ड एंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड. तो अब इस केस में बिकॉज उसका कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, वो 4 लीटर पानी दे या 40 लीटर पानी दे, कॉस्ट तो उसका कुछ नहीं लगेगा, तो वो कितना लेवल रखेगा क्वांटिटी का, इस केस को अब अपन देखते हैं. फिगर 6.6 था, ये डिपिक्ट कर रहा है सेम रेवेन्यू, दिस टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल. फिगर 6.2 में एज इन फिगर 6.2. नाउ सी, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द फर्म इक्वल्स द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द फर्म माइनस द कॉस्ट इनकर्ड. प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है जितना खर्चा हुआ और जितना रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू माइनस खर्चा, दैट इज प्रॉफिट. तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. सिंस इन दिस केस टोटल कॉस्ट 0 है, तो प्रॉफिट तो टोटल रेवेन्यू हो गया, जितना रेवेन्यू आ रहा है पूरा प्रॉफिट है, और इसको मैक्सिमम करना है. एज वी हैव सीन अर्लियर अकर व्हेन आउटपुट इज ऑफ 10 यूनिट, दिस इज ऑल्सो द लेवल व्हेन एमआर इक्वल 0. बिकॉज यहाँ पे 10 पे मार्जिनल ये 0 था और इसके बाद ये नेगेटिव हुआ, तो यहाँ 0 है. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ द वर्टिकल लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो ए से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ये जो लेंथ है ये बताएगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को. प्राइस एट विच दिस आउटपुट विल बी सोल्ड इज द प्राइस दैट द कंज्यूमर्स एज अ होल आर विलिंग टू पे. अब उसको बेचना है कुएं से पानी, बट कंज्यूमर कितना बेचने के लिए रेडी है वो भी तो देखना पड़ेगा. सो द प्राइस एट विच द आउटपुट विल बी सोल्ड इज द प्राइस दैट द कंज्यूमर एज अ होल आर विलिंग टू पे. दिस इज गिवन बाय द मार्केट डिमांड कर्व. डिमांड कर्व क्या बोल रहा है, आउटपुट लेवल अगर 10 है तो प्राइस 5 है. मार्केट डिमांड कर्व AR कर्व फॉर द मोनोपोलिस्ट फर्म. तो 5 एक एवरेज रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द फर्म हो गया. ये क्या था, एवरेज रेवेन्यू, दैट इज डिमांड. ये क्या था, दिस वाज अबाउट दिस मैक्सिमम, दिस
10 पे आ रहा था, एम आर इज इक्वल टू 0 हो रहा था यहाँ पे, फिर नेगेटिव हुआ। अब मार्केट डिमांड कर्व इज द AR कर्व फॉर मोनोपोलिस्ट फर्म। तो 5 जो है ना, एवरेज रेवेन्यू रिसीव बाय द फर्म है। टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू इन द क्वांटिटी सोल्ड। 5 10 यूनिट्स मतलब 50। तो ये एरिया ऑफ द शेडेड ट्राइंगल हो जाएगा, दिस एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल हो जाएगा। किस रेक्टेंगल का? इस रेक्टेंगल का। अब अगेन इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये 10 है, ये ए है, तो ये हमें होना था, बट कितने प्राइस पे बेचेगा वो बताएगा कि डिमांड कर्व क्या है। एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो डिमांड कर्व पे होगा। तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है, दिस 5 वैल्यू जो दिखा रही है, दिस 5 वैल्यू, ये जो 5 वैल्यू का ये जो एरिया होगा, ये इसका फिर रेवेन्यू इनकम होगा। एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल ये बताएगा आपका टोटल रेवेन्यू जो वो कुएं से पानी बेच के यहाँ पे कमा पाएगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट विद जीरो कॉस्ट। मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट करेगा मैक्सिमाइज 10 लेवल पे, और उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी होनी चाहिए। लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच द टोटल रेवेन्यू इज द मैक्सिमम। तो ये जीरो कॉस्ट का था। अब कंपैरिजन देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। वी कंपेयर द अबव आउटकम विद दैट इट वुड बी अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में। लेट अस अज्यूम दैट देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच वेल्स। बहुत सारे कुएं हैं। वन वेल ऑनर अगर चार्ज कर रहा है 5 रुपए पर यूनिट ऑफ वाटर, जिससे 50 रुपए प्रॉफिट मिला। अनदर वेल ऑनर ने इसको रियलाइज किया कि स्टिल कंज्यूमर विलिंग टू बाय वाटर एट अ लोअर रेट, तो विल फिक्स द प्राइस लोअर देन 5। उसने 4 रुपए रख दिया। तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे? सेकेंड वाटर सेलर से खरीदने लग जाएंगे, एंड डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। 12 यूनिट हो गया। पहले क्या था? 10 था। 10 पे पीक आ रहा था, ये 10 डिमांड था, और दिस हमने इसका कर्व निकाला था ना, ये 10 डिमांड था, और एवरेज रेवेन्यू और इसका हमने इंटरसेक्शन से ये 5 वैल्यू निकाली थी। दिस 5 वैल्यू प्राइस का, और प्राइस क्वांटिटी, और इससे हमने रेवेन्यू 50 निकाल लिया था। अब बिकॉज ये 12 यूनिट हो गया, लार्जर क्वांटिटी 12 हो गया, तो 12 और प्राइस कितना है? 4, तो 12 चौक 48, 48 हो गया। सो इन सिमिलर फैशन अनदर वाटर सेलर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रेवेन्यू, उसने 3 कर दिया, 14 हो गया। तो 14 इंटू 3 42 हो गया। सिंस देर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फर्म्स, प्राइस वुड कंटिन्यू टू मूव डाउन। ऐसे तो इनफाइनाइटली जीरो पहुंच जाएगा। एट दिस आउटपुट 20 यूनिट ऑफ वाटर वुड बी सोल्ड एंड प्रॉफिट वुड बिकम जीरो। तो ये जो सिचुएशन आएगी, प्रॉफिट वहां पे जीरो हो जाएगा और इतना पानी बेचेंगे वो। तो थ्रू दिस कंपैरिजन वी कैन सी दैट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन लार्ज क्वांटिटी बीइंग सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। सो दैट इज व्हाई हम हमेशा क्यों चाहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन हो। अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है ना, तो बहुत फायदा होता है कम प्राइस पे। सी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में लार्ज क्वांटिटी बेची जाती है कम कीमत पे। We can now proceed to the general case involving positive cost of production. Okay, so this is the case. ये हमने अलग अलग लेवल पे ये फाइंड किया, प्राइस एंड दिस डिमांड कितना आ रहा है उसका, कंपैरिजन परफेक्ट कंपटीशन में। अब देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग पॉजिटिव कॉस्ट। पॉजिटिव कॉस्ट हो गया, अभी तक तो जीरो था, पानी का कोई कॉस्ट है नहीं, बट अगर कॉस्ट भी एसोसिएटेड हो गया तब क्या करेंगे? एनालाइज करते हैं यूजिंग टोटल कर्व। Chapter 3 में we have discussed the concept of cost and the shape of the total cost curve having been depicted as shown by total this cost. 6.7 में अभी हमने देखा था, 3 में भी देखा था। The TR curve is also drawn in the same diagram, revenue का। Profit received by the firm equal to the total revenue minus the cost. Formula same है, profit क्या होगा? Total revenue minus total cost. अब हम देखते हैं if quantity Q1 is produced, the total revenue is TR1 and total cost is TC1. TR1 minus TC1 प्रॉफिट हो गया। सेम इज डिपिक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, ये टोटल रेवेन्यू था, ये टोटल कॉस्ट था। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो हो गया प्रॉफिट। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी कर्व से Q1 लेवल पे ये यहाँ पे आया, Q1 लेवल ऑफ आउटपुट पे। इट शुड बी क्लियर दैट दिस वर्टिकल डिस्टेंस चेंजेस फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट लेवल अलग है, Q2 पे अलग होगा, Q0 पे अलग अलग होगा, Q1 पे अलग होगा। टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है, और ये से प्रॉफिट का कर्व आ गया। इन दोनों का डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू का, टोटल कॉस्ट का, इन दोनों का डिफरेंस से जो आएगा वो होगा प्रॉफिट का कर्व। प्रॉफिट का कर्व कुछ ऐसा बन रहा है।
टोटल कॉस्ट का कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, टोटल रेवेन्यू का कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा बन रहा है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी आउटपुट लेवल पे तो हमें मिलेगा ये प्रॉफिट का कर्व। सी, इट वुड बी क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस चेंज फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट लेवल अगर लेस देन Q2 है, Q2 है, दिस इज Q2। अगर हम यहाँ कोई पॉइंट देखते हैं तो इस पॉइंट पे क्या होगा, TC कर्व लाइज अबव द TR कर्व। इस पॉइंट पे अगर हम ऊपर ऐसे बढ़ें तो ये टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू का कर्व कौन सा था, ये वाला कर्व था। तो इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट ऊपर है, टोटल रेवेन्यू कम है। तो रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, नुकसान हो रहा है, काम नहीं होगा। तो TC इज ग्रेटर देन TR, प्रॉफिट नेगेटिव है, फर्म को लॉस होगा, वो एग्जिट कर देगी। तो Q2 से नीचे तो हम जाएंगे नहीं। द सेम सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर आउटपुट लेवल ग्रेटर देन Q3। ऐसे ही Q3 भी आ गया। Q3 से थोड़ा इधर आते हैं अपन, तो सी, टोटल रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट कम नहीं, नेगेटिव है, तो दैट इज वाई इसका कर्व ऐसा आ रहा है। Q2 पे जीरो हुआ, Q3 पे से जीरो हुआ, बिकॉज ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कर्व एंड रेवेन्यू। इसके आगे लेफ्ट और राइट में प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा। तो ओनली एट आउटपुट लेवल Q2 एंड Q3 TR कर्व लाइव्स बिलो द TC कर्व। मोनोपोली जो फर्म है विल चूज दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। फर्म को केवल प्रॉफिट से मतलब है। दिस वुड बी द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे आ रही है TR एंड TC की। तो जहां मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो उसका स्वीट स्पॉट होगा। मैक्सिमम एंड TR इज अबव द TC, तो TR माइनस TC को मैक्सिमम रखना है, रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस। दिस अकर्स एट आउटपुट लेवल Q0 पे। दिस इज Q0, दिस इज Q0, और यहाँ पे मैक्सिमम गैप आ रहा है TR पे और TC पे। तो दैट इज वाई ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है Q0, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म को होगा। अब if the difference between is calculated and drawn as graph, it will look at in the curve marked profit in 6.7। प्रॉफिट कर्व मैक्सिमम वैल्यू इस लेवल Q0 पे होगी, इसकी इस लेवल पे। प्राइस एट विच द आउटपुट इज सोल्ड इज द प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, Q0 क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी पे। So monopoly firm will charge the price corresponding to the quantity level Q0 on the demand curve। कंपनी इसी चीज पे बेचना चाहेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम है मोनोपोलिस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल कर्व। Monopolist profit is maximized at the level of output for which the vertical distance between revenue and cost is maximum and TR is above the TC। TR हमेशा above होना चाहिए TC पे। ओके, अब एवरेज और मार्जिनल कर्व देखते हैं। द एनालिसिस शोन अबव कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड यूजिंग एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से भी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दिस मेथड इज एबल टू एग्जिबिट द प्रोसेस इन ग्रेटर लाइट। ये 6.8 है, एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट का ये वाला ऐसे कर्व है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। देन मार्जिनल कॉस्ट है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। ये ड्रॉ किए हैं। डिमांड कर्व है एवरेज रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू है। तो कर्व कौन से हुए, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड दिस डिमांड एवरेज रेवेन्यू। इट मे बी सीन दैट एट अ क्वांटिटी बिलो Q0 से अगर हम इस साइड जाएं तो लेवल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू हायर है कॉस्ट से। अच्छी बात है, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से। दिस मीन्स दैट इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट से ज्यादा आपका रेवेन्यू हो रहा है, एडिशनल यूनिट अगर आप लाते हो तो इट्स अ गुड थिंग। दिस इंप्लाइज दैट एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट वुड क्रिएट एडिशनल प्रॉफिट। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, चेंज इन TR माइनस चेंज इन TC। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, चेंज इन प्रॉफिट मतलब चेंज इन TR माइनस चेंज इन TC। कहां पर, इस तरफ Q0 के टूवर्ड्स दिस, बिकॉज जो दिस कॉस्ट है, रेवेन्यू है, वो ज्यादा है कॉस्ट से। तो ये इक्विलिब्रियम है मोनोपोलिस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल कर्व। मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे MR इज इक्वल टू MC, MR इज इक्वल टू MC is, and marginal cost is rising, marginal cost is again rising up। Therefore if the firm is producing a level of output less than Q0, it would desire to increase its output since यहाँ पे profit हो रहा है। As long as the MR curves lies above the M marginal cost curve,
द रीजनिंग प्रोवाइडेड अबव वुड अप्लाई एंड दस द फर्म वुड इंक्रीज द आउटपुट, बिकॉज हमें भी जहाँ ज़्यादा फायदा होता है वो काम ज़्यादा करते हैं. सो दिस प्रोसेस कम्स टू अ हॉल्ट व्हेन द फर्म रीचेज एन आउटपुट लेवल ऑफ क्यू नॉट. यहाँ पे रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट हो जाएगा. इंक्रीजिंग आउटपुट प्रोवाइड्स नो इंक्रीजिंग इन आउटपुट. और यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर आउटपुट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी हॉल्ट कर देगी. ऑन दी अदर हैंड, इफ द फर्म वॉज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट विच इज ग्रेटर देन क्यू नॉट से ज़्यादा था, कॉस्ट ग्रेटर देन रेवेन्यू है. क्यू नॉट से ज़्यादा मतलब इस डायरेक्शन में. सी, कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू है. अगर कॉस्ट, ये कॉस्ट है, कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू है. अगर कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू है मतलब नुकसान हो रहा है, कंपनी वो काम नहीं करेगी. लोवरिंग ऑफ टोटल कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज ग्रेटर देन द लॉस इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू दिस रिडक्शन. तो देयरफॉर एडवाइजेबल होगा कि कंपनी आउटपुट को कम करे क्योंकि नुकसान हो रहा है. दिस आर्ग्यूमेंट वुड होल्ड good as long as cost curve lies above the revenue curve and the firm would keep reducing its output. अब आउटपुट लेवल क्यू नॉट पे आया तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू इक्वल हो गया और फर्म स्टॉप्स रिड्यूसिंग इट्स आउटपुट. तो अगेन उन्हें यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल गया. सिंस द फर्म जो है वो इनएविटेबली रीच करेगी क्यू नॉट लेवल पे, ये जो लेवल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्यू नॉट. इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट करस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट जहाँ पे रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट है. इक्वालिटी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोली फर्म. तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई. एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्यू नॉट, एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय द पॉइंट डी, जहाँ वर्टिकल लाइन क्यू नॉट की कट कर रही है एसी कर्व को. सी, ये पॉइंट डी आया जहाँ वर्टिकल लाइन क्यू नॉट कट कर रही है एवरेज कॉस्ट के कर्व को. यहाँ पे ये पॉइंट आएगा डी. वर्टिकल लाइन कट कर रही है दिस डी को. ऑलराइट, क्यू नॉट जहां पे फर्म स्टॉप रिड्यूसिंग आउटपुट, मोनोपोली फर्म. देन डी पे, डी वेयर द वर्टिकल लाइन फ्रॉम क्यू नॉट कट्स द एसी कर्व, कॉस्ट कर्व. एवरेज कॉस्ट इज दस गिवन बाय हाइट डी क्यू नॉट हो गया. टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एसी एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बीइंग क्यू नॉट. अब फिर से हम एरिया का अगर रेक्टेंगल निकाल लेंगे तो वो टोटल आ जाएगा. तो एरिया रेक्टेंगल का ओ क्यू नॉट डी सी हम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस total cost equal to the product of AC quantity Q naught का. As shown earlier, once the quantity of output produced is determined, price at which it is sold is given by the amount that the consumers are willing to pay. आप बेचना तो चाहते हो पर कोई खरीदना चाहता है उस प्राइस पे. This has to be a decider as expressed through the market demand curve. और ये आएगा demand curve से. प्राइस इज गिवन बाय द पॉइंट ए जहां पे वर्टिकल लाइन क्यू नॉट मीट द मार्केट डिमांड कर्व. एक डिमांड कर्व भी था, ये डिमांड कर्व था एवरेज रेवेन्यू का. तो अगेन क्यू नॉट क्वांटिटी उतना ही रखना है, इसको फिर से ऊपर बढ़ाएंगे तो पहले डी आया था कॉस्ट कर्व का और ऊपर जाएंगे तो ए पॉइंट आएगा दिस डिमांड लाइन का, एवरेज रेवेन्यू डी डिमांड. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी टोटल एरिया आ गया. अब ये आएगा ओ क्यू नॉट ए बी. Where were we? A. Yes. Where the vertical line through Q naught meets the market demand curve D. ये हाइट ए क्यू नॉट जो होगा वो प्राइस बताएगा. सिंस द प्राइस रिसीव्ड बाय द फर्म इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू फॉर द फर्म यहाँ पे मिलेगा. द टोटल रेवेन्यू बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ ए आर एंड द लेवल ऑफ आउटपुट क्यू नॉट कैन बी शोन इन दिस एरिया. इट कैन बी सीन, डायग्राम जो आएगा ओ क्यू नॉट ए बी का वो बड़ा होगा ऑब्वियसली डी से. डी नीचे था, ए ऊपर था. तो टी आर इज ग्रेटर देन टी सी, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, और जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का वो हो जाएगा प्रॉफिट. कॉन्सेप्ट ना सब जगह एक जैसे चलते हैं. अगर बेसिक चीज हमको समझ में आ गया ना, रेवेन्यू, कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, ये मोर और लेस सब इधर उधर से घूम के एक ही जगह पे चीजें आ जाती है. प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी. तो ये तो था हमारा दिस केस जिसपे हमने देखा एवरेज एंड मार्जिनल कर्व से. अब हम देखते हैं कंपैरिजन विद परफेक्ट कंपटीशन. अगेन कंपेयर करें मोनोपोली फर्म का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे प्राइस विद दैट ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के साथ. रिकॉल करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की कंडीशंस. फर्म एक प्राइस टेकर है. गिवन द मार्केट प्राइस पे फर्म जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है वो बिलीव करता है इट कुड नॉट ऑल्टर द प्राइस बाय प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द आउटपुट और लेस ऑफ इट, बिकॉज फर्म का इतना कंट्रोल नहीं है. It could not alter the price by producing more of the output or less of it. Suppose जो firm है whose equilibrium we were considering above,
बिलीव कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है। गिवन इट्स लेवल ऑफ आउटपुट एट क्यू नॉट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना होगा, ए क्यू नॉट इज इक्वल टू ओ बी। इट वुड एक्सपेक्ट द प्राइस टू रिमेन फिक्स्ड एट ओ बी। अब एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जो सोल्ड करेगा उस प्राइस पे, ओके, सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, जो मार्जिनल कॉस्ट आता है एडिशनल यूनिट से, वो ई क्यू नॉट होगा विच इज लेस देन ए क्यू नॉट, द फर्म वुड एक्सपेक्ट अ गेन इन प्रॉफिट इंक्रीजिंग द आउटपुट। प्रॉफिट ज़्यादा करेगा बिकॉज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट फॉर नाउ। दिस वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज प्राइस रिमेन्ड हायर देन द कॉस्ट। फिर एक एफ आएगा, ये फिगर 6.8 की बात है। वेयर इज फिगर 6.8? दिस इज 6.8, दिस इज 6.8। तो एक पॉइंट आएगा एफ, दिस पॉइंट आएगा एफ क्यू सी पे, क्यू सी कॉस्ट, दिस पॉइंट एफ, ओके। देन ये एक पॉइंट आएगा एफ जहां पर मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कट करेगा डिमांड कर्व को, प्राइस रिसीव्ड बाय द फर्म इक्वल टू कॉस्ट। It would no longer be considered beneficial by the perfectly competitive firm to increase output. आउटपुट बढ़ा रहा है, उसको फायदा भी हो रहा है। एक पॉइंट आएगा जहां पे अब इसके बाद आउटपुट बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। इट इज फॉर दिस रीजन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कंसिडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कंसिडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। ये जो डायग्राम शो करता है ये बताता है एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड क्यूसी है ग्रेटर देन क्यू नॉट है, प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर लोअर देन पी सी है, और फ्रॉम दिस हम कंक्लूड कर सकते हैं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंपेयर टू अ मोनोपोली फर्म। पहले भी हमने ये देखा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज गुड, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बनेगी मोनोपोली फर्म के कंपैरिजन में, और वो कम कॉस्ट पे बनेगी, प्राइस कम होगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन लोअर रहेगा, सी लोअर रहेगा कंपेयर टू मोनोपोली। प्रॉफिट अर्न बाय द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज ऑल्सो स्मॉलर, बट कंज्यूमर यहाँ पे बेनिफिट करेगा। तो ये तो था हमारा दिस कंपैरिजन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब हम देखते हैं लॉन्ग रन के केस। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा फ्री एंट्री और एग्जिट है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स में अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है आप एग्जिट हो जाओगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है एंट्री आएगी। दैट वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वर पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म उस मार्केट में आ जाती है और इंक्रीज करती है आउटपुट, और इससे प्राइस कम हो जाती है, तो डिक्रीज होती है अर्निंग, प्राइस कम होगी, प्रॉफिट कम होगा एग्जिस्टिंग फर्म का। सिमिलरली फर्म वर फेसिंग लॉसेस, सम फर्म्स जो होती है वो क्लोज डाउन होगी, रिडक्शन होगा आउटपुट का, रेज करेंगी प्राइसेस, इंक्रीज करेंगी अर्निंग ऑफ द रिमेनिंग फर्म का। तो यहाँ बहुत प्रॉफिट हो रहा था, बहुत सारे लोग आ गए, प्रॉफिट कम हो गया तो एग्जिट हो गया, एंट्री होती है एग्जिट होती है, ये चलता रहता है। दिस इज सेम इज नॉट इन द केस विद मोनोपोली फर्म, सिंस अदर फर्म्स आर प्रिवेंटेड फॉर मार्केटिंग द फोर। शुरू की 4 कंडीशंस देखी थी ना, प्रिवेंटेड है, मोनोपोली में दूसरे लोग आ नहीं सकते उस मार्केट में। The profit earned by monopoly firms do not go away in the long run. Long run का केस। अब कुछ क्रिटिकल रिव्यूज देखते हैं। द रिजल्ट प्रेजेंटेड अबव पोर्ट्रे की एक्सट्रीमली नेगेटिव पिक्चर है इम्पैक्ट ऑफ मोनोपोली इन कमोडिटी। तो दैट इज वाई इन जनरल हम बोलते हैं मोनोपोली इज नॉट गुड। मोनोपोली फर्म्स जो होती है वो सोलली बेनिफिट, खुद का बेनिफिट होता है, बट कंज्यूमर नुकसान में रहते हैं। मोनोपोली फर्म रिसीव करती है हायर प्रॉफिट, पॉजिटिव प्रॉफिट लॉन्ग रन में भी। ऑन दी अदर हैंड कंज्यूमर को लेसर क्वांटिटी मिलती है ऑफ द आउटपुट, ज़्यादा पे करना पड़ता है फॉर ईच यूनिट कंज्यूम। एक टाइम था 1 GB डेटा 250 रुपये लगते थे, 250, अब 250 के रिचार्ज में हर दिन आपको 1 GB डेटा मिल जाता है। सो ज़्यादा पे करना पड़ता है जब अगर मोनोपोली है। वेरिंग व्यूज हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय इकोनॉमिस्ट कंसर्निंग द क्वेश्चन ऑफ मोनोपोली। पहला, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट मोनोपोली ऑफ द काइंड डिस्क्राइब्ड अबव, ये रियल वर्ल्ड में नहीं होता बिकॉज शुरू में ही हमने ये 4 हाइपोथेटिकल कंडीशन लिया था। रियल वर्ल्ड में ऐसी परफेक्ट मोनोपोली नहीं होगी। ऑल कमोडिटीज आर इन अ सेंस सब्सटीट्यूट होता है, किसी ना, नोबडी इज देयर कि उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, सब्सटीट्यूट है। दिस इन टर्न इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज इन द फाइनल एनालिसिस कॉम्पीट करती हैं टू ऑब्टेन द इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो पहला क्या हुआ कि ऐसा कोई परफेक्ट मोनोपोली जैसी चीज नहीं होती है, कंपटीशन है, सब्सटीट्यूशन भी होता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है दैट इवन अ फर्म इज अ प्योर मोनोपोली सिचुएशन इज नेवर विदाउट कंपटीशन। प्योर मोनोपोली सिचुएशन में है
इज नेवर विदाउट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन होगा वहां पे। दिस इज बिकॉज द इकोनॉमी इज नेवर स्टेशनरी, इकोनॉमी क्या होती है, डायनामिक होती है। न्यू कमोडिटीज यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज आर ऑलवेज कमिंग अप। एक टाइम था नोकिया मीन्स नोकिया, फिर कंपटीशन आया, नोकिया इज गॉन, फिर वो ट्राई किया रिकवर करने का। सो न्यू कमोडिटीज यूजिंग नई टेक्नोलॉजी, ये सिम्बियन ओएस लगाते थे। फिर एक बार एंड्रॉइड आया, एंड्रॉइड ने सिम्बियन को रिप्लेस कर दिया। सो कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोली फर्म, सब्सटीट्यूट्स आ जाते हैं। मोनोपोली फर्म ऑलवेज हैज कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन जैसी कोई सिचुएशन आएगी नहीं। शॉर्ट रन में भी थ्रेट ऑफ कंपटीशन होगा, ऑलवेज प्रेजेंट है। मोनोपोली फर्म इज अनेबल टू बिहेव इन द मैनर एज वी हैव डिस्क्राइब्ड अबव। बट ये क्या है, थ्योरीज है, आइडियलिस्ट कंडीशंस है, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में ऐसा डिफिकल्ट है होना। Still, another view argues that existence of monopoly may be beneficial since monopoly firms earn large profit, they possess sufficient funds। तो फिर वो रिसर्च करती है, डेवलपमेंट वर्क करती है, समथिंग जो स्मॉल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में अनेबल है। ऐसा आता है तो फिर वो इन्वेस्ट भी होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बेटर होती है। बाय डूइंग सच रिसर्च मोनोपोली फर्म्स आर एबल टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड्स, तो कंज्यूमर बेनिफिट होगा। Also, because of the more modern technology which such firms are able to use, their marginal cost may be so much lower than equilibrium level of output. Cost, revenue may be even larger than that in the case of perfect competition. So these are certain positives. More modern technology आएगी, able to use होगा, तो marginal जो cost है, मतलब नया कुछ एडिशनल कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट में बी सो मच लोअर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, दिस कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है और कुछ पॉजिटिव्स हैं मोनोपोली फर्म्स में। तो अब हम देखते हैं अदर नॉन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। अब आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली अलग है, मोनोपोलिस्टिक थोड़ा डिफरेंट है। वी नाउ कंसिडर अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द नंबर ऑफ फर्म्स इज लार्ज, बहुत सारी फर्म्स है वहां पे, देर इज फ्री एंट्री है, एग्जिट ऑफ फर्म्स है, बट जो गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम है वो होमोजीनस है, मतलब सब्सटीट्यूशन है वहां पे। सच अ मार्केट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कंडीशन क्या है, फर्म्स बहुत सारी हैं, फ्री एंट्री है, एग्जिट है, गुड्स जो बनाए गए हैं वो सारे होमोजीनस है, ये कहलाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर कॉमनली विजिबल, ये आसानी से देखा जा सकता है। देर इज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बिस्किट प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, बट मेनी ऑफ द बिस्किट बीइंग प्रोड्यूस्ड आर एसोसिएटेड विद सम ब्रांड नेम and are distinguishable from one another by these brand names and packaging are slightly different in taste। बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं बट पार्ले जी इज पार्ले जी। द कंज्यूमर डिमांड्स अ टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बिस्किट ओवर टाइम, पार्ले जी एंड टी, ऑसम कॉम्बिनेशन, और वो लॉयल हो जाता है टू अ पर्टिकुलर ब्रांड फॉर सम रीजन, क्योंकि वो चीज़ हमें पसंद आती है, एंड इज देयरफॉर नॉट इमीडिएटली विलिंग टू सब्सटीट्यूट इट फॉर अनदर बिस्किट। हाउएवर इफ द प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू चूज द बिस्किट ऑफ अनदर ब्रांड, बिकॉज अब उसको लगेगा दूसरी चीज़ बहुत सस्ते में मिल रही है तो मैं स्विच कर जाता हूँ। द प्राइस डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द कंज्यूमर टू चेंज द ब्रांड कंज्यूमर में वेरी। अब ये भी सब्जेक्टिव है, अलग अलग हो सकता है दिस रिक्वायर्ड डिफरेंस। If price of a particular brand is lowered, some consumer will shift to the consuming that brand. Further lowering of the price will lead to more consumer shifting to the brand। नया कोई ब्रांड आया तो सब अब उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज कम प्राइस पे सेम क्वालिटी मिल रही है। Hence the demand curve faced by the firm is not horizontal, ये इलास्टिक है, चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक है, एज इज द केस विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इलास्टिक याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। इलास्टिक क्या होता है, फोर्स लगाते हैं तो वो भी चेंज हो जाता है, रबर बैंड। इन इलास्टिक है तो वो चेंज नहीं होगा, तो जब चेंज दिख रहा है फोर्स लगने पे तो वो इलास्टिक है, इनपुट पे आउटपुट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो वो नॉन इलास्टिक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म इज नॉट द मार्केट डिमांड कर्व एज इन द केस विद मोनोपोली। इस केस में जो कर्व आया डिमांड कर्व इज नॉट हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इलास्टिक में। डिमांड कर्व फेस्ड बाय द फर्म नॉट द मार्केट डिमांड कर्व भी नहीं होगा जैसा मोनोपोली में। इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में द फर्म एक्सपेक्ट स्मॉल इंक्रीज इन डिमांड इफ इट लोअर्स द प्राइस। होमोजेनिटी है तो अगर प्राइस चेंज भी हो रहा है तो डिमांड में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। स्मॉल इंक्रीज इन डिमांड है इफ इट लोअर्स द प्राइस, तो मार्जिनल रेवेन्यू स्लाइटली कम होगा, लेस देन द एवरेज रेवेन्यू, बिकॉज चेंजेस कम आ रहे हैं।
फर्म इंक्रीज इट्स आउटपुट वेन एवर द मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, और चेंज तभी करेगा जब रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। ये मतलब थंब रूल है, रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। बट मार्जिनल रेवेन्यू लोअर है इस प्राइस में, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट उस लोअर लेवल ऑफ आउटपुट कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन पे। तो ये सीन आ रहा है मोनोपोलिस्टिक में। इसी रीजन के कारण मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म है, ये प्रोड्यूस करती है लोअर आउटपुट एज कंपेयर टू द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। Given lower output pay, since consumers as a whole are willing to pay more per unit, the price of the commodity becomes higher and the price under perfect competition. तो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स मार्केट में कंज्यूमर्स ज़्यादा विलिंग हैं पे करने के लिए, बिकॉज उनको अटैचमेंट भी हो गया, पार्ले जी बिस्किट ही चाहिए। सो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिकम्स हायर देन द प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये जो सिचुएशन डिस्क्राइब हुआ एग्जिस्ट होगा शॉर्ट रन में। लॉन्ग मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अलाउ करेगा नया फर्म, न्यू एंट्री पॉसिबल है टू एंटर द मार्केट। अब फर्म इन द इंडस्ट्री आर रिसीविंग पॉजिटिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, ये अट्रैक्ट करेगा नई फर्म्स को, और वो भी वो कमोडिटी बनाने लग जाएंगे। एंट्री होगी मार्केट में, आउटपुट ऑफ द कमोडिटी एक्सपैंड होगा, प्राइसेस इन द मार्केट टेंड टू फॉल होगा, प्रॉफिट जीरो होगा, फिर नया अट्रैक्शन नहीं मिलेगा तो नई फर्म्स एंटर नहीं होगी, जीरो प्रॉफिट नेगेटिव भी हुआ तो फर्म्स एग्जिट हो जाएगी। फर्म्स इन द इंडस्ट्री फेसिंग लॉसेस शॉर्ट रन में, तो वो प्रोडक्शन बंद कर देंगी कमोडिटी का, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वुड लीड टू अ हायर प्राइस, और क्वांटिटी जो प्रोड्यूस्ड वुड लीड टू हायर प्राइस। तो शुरू में हमने पढ़ा था ना एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड, इस तरीके से ये मार्केट करेक्ट भी होता है इक्विलिब्रियम की तरफ। एंट्री और एग्जिट वुड हॉल्ट वंस प्रॉफिट बिकम जीरो, and this would serve as the long run equilibrium. Since the demand of the output of each firm continue to increase with the fall in the price of its demand जो output का है वो continue to increase है, demand output का, जब fall in price of its brand है, long run equilibrium continues to be associated with lower level of total output and higher price as compared to perfect competition monopolistic में। डिमांड जो आउटपुट का है फर्म का वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, फॉल इन प्राइस ब्रांड का, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंटिन्यू रहेगा एसोसिएटेड लोअर लेवल ऑफ टोटल आउटपुट में, हायर प्राइस एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। तो ये सिचुएशन आती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और ये नॉन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है ओलाइगोपोली। इस मार्केट में पर्टिकुलर कमोडिटी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेलर बट द नंबर ऑफ सेलर्स इज फ्यू। जो कमोडिटी है वो मोर देन वन सेलर्स हैं, बट जो सेलर्स हैं वो बहुत कम है। द मार्केट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड ओलाइगोपोली। स्पेशल केस ऑफ ओलाइगोपोली वे देर आर एग्जैक्टली दो सेलर है, तो वो क्या हो गया, डुओपोली हो गया। या तो एंड्रॉयड है या फिर एप्पल है, तीसरा कोई प्लेयर ही नहीं है। विंडोज़ ने अपने फ़ोन्स निकाले, फ्लॉप हो गए। फिर एक जोला ओएस भी आया था, काफ़ी सारे ट्राई हुए, सिम्बियन आया, सब फेल हो गए। फिर अभी हुआवे ने अपना एक नया ओएस निकाला था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। So in analyzing this market structure, we assume that product sold by the two firms is homogeneous. There is no substitute for the product produced by any other firm. Substitute यहाँ पे नहीं है। जैसे ये duopoly है, ओलाइगोपोली में दो चार होंगे, कम ही होंगे, तीन चार होंगे। Given that there are few firms, the output decision of any one firm would necessarily affect the market price and therefore amount sold by the other firms as also their total revenue. Because firms बहुत कम है तो वो जो डिसाइड करेंगे ना वो तुरंत मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आज की डेट में टेलीकॉम में दो तीन ही बड़े नाम है, वो जो डिसाइड करेंगे वो तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। Therefore only to be expected that other firms would react to protect their profit. This reaction would be through taking fresh decision about the quantity and price of their own output, because number of this supplier sellers are few. There are various ways in which this can be theorized. हम दो इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं डुओपोली। दो फर्म्स कोल्यूड कर सकती हैं, दोनों में साठगांठ हो सकती है, डिसाइड नॉट टू कॉम्पीट विद ईच अदर, और दोनों अपने अपने एरिया में मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे, दोनों टुगेदर हो जाएंगी। In such a case, two firms would behave like a single monopoly firm that has two different factories producing the commodity. Second case हो सकता है duopoly में, each of the two firm decide how much quantity to produce by maximizing its own profit. तो अभी तो यहाँ तो compete नहीं कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन पे कैप लगा दिया, क्वांटिटी पे। अज्यूम किया that the other firm would not change the quantity that it is supplying.
दूसरा जो फर्म है उसमें भी एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट हो गया कि वो चेंज नहीं करेगी क्वांटिटी, तो यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी पे यहाँ पे एक चेक लगा दिया दोनों ने मिलके। और पहले में दोनों ने एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करने का डिसीजन लिया बिकॉज यहाँ पे डुओपोली है। We can examine the impact using a simple example. Both the duopoly firms have zero cost. Assume किया है. Simple situation in the case of monopoly was earlier considered in the simple case of zero cost section 6.1.4 में. Recall that in that case we were able to show that एक straight line demand curve है. The maximum quantity demanded by the consumer से 20 unit है zero price पे. एंड दिस वुड हैव बीन द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बिकॉज इसमें प्राइस कम होती है एंड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। गिवन अ मोनोपोली स्ट्रक्चर क्वांटिटी सप्लाइड 10 हुआ और प्राइस अब 5 हो गई। अब वेन एवर द डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है टोटल कॉस्ट 0 है, सो मोनोपोलिस्ट फाइंड इट मोस्ट प्रॉफिटेबल टू सप्लाई हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द गुड। Let us use the same example to examine the outcome in case there were two duopoly firm A and B behaving in the manner described above. इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एज्यूम करते हैं दो फर्म है A और B। फर्म B सप्लाई कर रही है 0 यूनिट ऑफ द गुड। फर्म A ने रियलाइज किया मैक्सिमम डिमांड 20 यूनिट है, तो वो डिसाइड करेगी इसका आधा मैं सप्लाई करती हूँ 10 यूनिट। गिवन दैट फर्म A अगर 10 यूनिट कर रही है तो फर्म B को रियलाइज हुआ आउट ऑफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 डिमांड ऑफ 10 यूनिट अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो वो इस 10 का हाफ सप्लाई करेगा। 5 हो गया 10/5। अब फर्म बी को लगा ये जो सप्लाई आई 0 to 5 चेंज हो गई, तो ए वुड रियलाइज जो टोटल डिमांड थी 15, अब वो 15 का हाफ करेगा, तो सप्लाई हाफ ऑफ इट 7.5 हो जाएगा। इस फैशन में दोनों आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये इस तरीके से होगा, जैसे पहला स्टेप था बी 0 था, ए ने 20 का हाफ मतलब 10 सप्लाई किया। अब जो बचा उसका हाफ बी ने किया, फिर जो आया फिर ए ने किया, फिर जो आया बी ने किया। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। देयरफॉर बोथ द फर्म्स वुड फाइनली सप्लाई एन आउटपुट इज इक्वल टू, ये प्रोग्रेशंस होती हैं। प्रोग्रेशंस का अगर हम समेशन देखें तो 20/3 पे ये इसका रिजल्ट आएगा। तो टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट इक्वल टू द सम ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द टू फर्म कितना हुआ 20/3 20/3 टू 20/3। So, which is greater than quantity supplied under a monopoly market structure and less than the quantity supplied by perfectly competitive structure? तो perfectly competitive में इतनी quantity सप्लाई थी, मोनोपोली में इतनी थी, और यहाँ ओलाइगो में करीब इतनी आ रही है डुओपोली में। सिंस प्राइस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द फॉर्मूला, शुरू में हमने देखा था P 10 0.5 Q, तो अगर Q 40/3 है तो प्राइस हो गया 3.33। ये लोअर है प्राइस मोनोपोली से और हायर है परफेक्ट कंपटीशन से। तो डुओपोली समहाउ बीच में बैठ रहा है, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में। इवन इन दिस केस वेयर देयर आर पॉजिटिव कॉस्ट, मैथमेटिक्स ओनली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, रिजल्ट्स सिमिलर हैं। थ्रू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मूव्स एंड काउंटर मूव्स द टू फर्म्स रीच एन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ टोटल आउटपुट। Quantity produced by both firms together is more than what a pure monopoly would have produced, और लेस होगा जब मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। तो ये बीच में बैठता है। द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस इज नेचुरली लोअर होगा इन द केस ऑफ प्योर मोनोपोली और हायर होगा अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस नेचुरली लोअर होगा केस ऑफ प्योर मोनोपोली में और हायर होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। थर्ड, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं ओलाइगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट प्राइस कमोडिटी को रिजिड बना देता है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। मार्केट प्राइस डज नॉट मूव फ्रीली इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन डिमांड। द रीजन फॉर दिस लाइज इन द वे इन विच ओलाइगोपोली फर्म रिएक्ट टू चेंज इन प्राइस इनिशिएटेड बाय एन फर्म। अगर एक फर्म है वो फील कर रहा है प्राइस इंक्रीज वुड जनरेट हायर प्रॉफिट, तो देयरफॉर इंक्रीज कर देगा प्राइस एट विच इट सेल्स इज आउटपुट। अदर फर्म उसको फॉलो नहीं करेगा, सो प्राइस इंक्रीज वुड देयरफॉर लीड टू ह्यूज फॉल इन द क्वांटिटी सोल्ड बाय द फर्म, लीडिंग टू अ फॉल इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। बिकॉज दोनों कभी भी टेंडम पे नहीं आते हैं, अग्रीमेंट पे नहीं आते हैं। सो इट इज देयरफॉर नॉट रैशनल फॉर एनी फर्म टू इंक्रीज द प्राइस। दूसरे हाथ में ऑन दी अदर हैंड अ फर्म में एस्टिमेट दैट इट कुड अर्न अ लार्ज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। अगर वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सेल करे और लोअर करे प्राइस, इट सेल्स द कमोडिटी। अदर फर्म जो होगा वो उसको देख लेगा, थ्रेट लगेगा उसे, तो वो फॉलो करेगा फर्स्ट टर्म को और लोअर कर देगा अपनी प्राइस को भी।
तो इंक्रीज इन टोटल क्वांटिटी सोल्ड जो होगा लोअरिंग ऑफ प्राइस में देयरफॉर शेयर्ड बाय ऑल द फर्म एंड द फर्म दैट हैड इनिशियली लोअर्ड द प्राइस इज एबल टू अचीव स्मॉल इंक्रीज ही होगा उसकी क्वांटिटी सेल में, तो ये बेनिफिट नहीं होगा। रिलेटिव लार्ज लोअरिंग ऑफ प्राइस हुआ बाय द फर्स्ट फर्म, रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड, ज्यादा फायदा नहीं हुआ। द फर्म एक्सपीरियंस एन इन इलास्टिक डिमांड, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आउटपुट में, तो ये हो गया इन इलास्टिक डिमांड का। और डिसीजन टू लोअर प्राइस है, लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, वो ऐसा नहीं करेगा। एनी फर्म देयरफॉर फाइंड इट इरैशनल, इरैशनल लगेगा टू चेंज द प्रिवेलिंग प्राइस, लीडिंग टू प्राइस दैट आर मोर रिजिड कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, चेक एंड बैलेंस लग जाता है डुओपोली ओलाइगोपोली में, तो एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी मेंटेन हो जाएगा। नाउ दिस इज द समरी। द मार्केट स्ट्रक्चर कॉल मोनोपोली एग्जिस्ट होगा वेयर देयर इज एग्जैक्टली वन सेलर, मार्केट में एक ही है, उसी का सब सोल चल रहा है, दैट इज मोनोपोली। Commodity market has a monopoly structure. If there is one seller of the commodity has no substitute and entry into the industry by another firm is prevented. तो ये मोनोपोली स्ट्रक्चर है, ये कुछ कंडीशंस है उसमें, एंट्री प्रोहिबिटेड हो रही है, सब्सटीट्यूट नहीं मिल रहा है, केवल एक ही सेलर है, दैट इज मोनोपोली। मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी डिपेंड करती है अमाउंट सप्लाइड बाय द मोनोपोली फर्म, कितना अमाउंट सप्लाई किया वो डिसाइड करेगा प्राइस। मार्केट डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा मोनोपोली फर्म का। जो शेप है टोटल रेवेन्यू कर्व का, वो डिपेंड करेगा शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व का। ये नेगेटिवली स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। टोटल रेवेन्यू कर्व एक इन्वर्टेड वर्टिकल पैराबोला बनाता है। ये average revenue for any quantity level can be measured by the slope of the line from the origin to the relevant point on the total revenue curve पे, origin से relevant point। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है चेंज बताता है, कैन बी मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये जो कर्व है उस पर टेंजेंट बनाओ, रेलेवेंट पॉइंट ऑन टोटल रेवेन्यू कर्व। एवरेज जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन होता है कर्व का इफ एंड ओनली द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है ना वो हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा रखना है। स्टीपर नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व है, फर्दर बिलो इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। डिमांड कर्व अगर इन इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल है, तो मार्जिनल रेवेन्यू की पॉजिटिव वैल्यू है, इन इलास्टिक है तो नेगेटिव वैल्यू है। मोनोपोली फॉर्म में जीरो कॉस्ट है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो क्वांटिटी सप्लाइड इक्विलिब्रियम में गिवन होगा बाय पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे जीरो हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन वुड अप्लाई सप्लाई एन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिवन बाय द पॉइंट जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जीरो हुआ। इक्विलिब्रियम जहाँ पे मोनोपोली फॉर्म का डिफाइन होता है, एम आर इज इक्वल टू रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट और कॉस्ट इज राइजिंग। दिस पॉइंट प्रोवाइड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। इक्विलिब्रियम प्राइस प्रोवाइड होती है डिमांड कर्व गिवन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। पॉजिटिव शॉर्ट रन प्रॉफिट जो होता है मोनोपोली फर्म का कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग रन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कमोडिटी मार्केट में अराइज होगा ड्यू टू कमोडिटी बीइंग नॉन होमोजीनस है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में रिजल्ट करता है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बीइंग लेसर एंड प्राइसेस बीइंग हायर कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक ना बीच में बैठता है, मोनोपोली एंड परफेक्ट के बीच में। सिचुएशन परसिस्ट इन द लॉन्ग रन, बट लॉन्ग रन प्रॉफिट्स जीरो होते हैं मोनोपोलिस्टिक। ओलाइगोपोली है, कमोडिटी मार्केट अकर होगा, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं प्रोड्यूसिंग अ होमोजीनस कमोडिटी। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या था, बीइंग लेसर कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, दिस सिचुएशन परसिस्ट इन द लॉन्ग रन, बट लॉन्ग रन प्रॉफिट्स यहाँ पे जीरो है मोनोपोलिस्टिक में। ओके, और परफेक्ट मोनोपोली जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जो ओलाइगोपोली है ये बीच में आएगा इन दोनों के बीच में, ओके, नॉट दिस। तो ये मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है एंड ओलाइगोपोली है। नाउ डू दिस एक्सरसाइज, ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन। ये सारी एनसीईआरटी जो है ना आप वेबसाइट से लो, ऑफिशियल वेबसाइट एनसीईआरटी, एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस, रीड इट अलॉन्ग विद दिस वीडियो, दिस विल लास्ट लॉन्ग, ये काफ़ी स्टिक रहेगी। और ये फर्स्ट हैंड सोर्स हमने देखा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन नहीं किया है, ओरिजिनल कंटेंट है, आप इसको रिवाइज करो। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। विद दैट हमने ये चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, theory of consumer behavior and this. So this completes microeconomics of class 12th. अब हम पढ़ेंगे macroeconomics. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.